हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। स्टूडेंट्स, आपके लिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज लेकर आए हैं डीएलएड का द्वितीय वर्ष का कोर्स जिसका नाम है शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, जिसमें हम बात करेंगे आज इकाई 4 की, जिसका नाम है शिक्षा में बदलाव एवं सुगमता। जी हाँ, शिक्षा में बदलाव कैसे लाया जाएगा, सुगमता यानी कि आसानी, इन चीजों की हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में हम इस इकाई के अंक विभाजन की बात करेंगे, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ ही साथ लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय, इन सभी प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो के अंदर बने रहना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी दे दूं, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स लेकर आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा पास होने के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे परसेंट बनाने के लिए है। स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी भारत भर के सभी छात्रों को किसी भी कोर्सेज में एडमिशन उपलब्ध कराते हैं। आप चाहें तो बी फार्मा, डी फार्मा, रीड, एमपीटीटी, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, सिर्फ डीएड, सिर्फ बीएड, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही सुगमता, बहुत ही आसानी से। अगर आपको किसी प्रवेश संबंधी, किसी कोर्स संबंधी डाउट है, इंक्वायरी चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह जो सर्विस है, ये जो कंसल्टेंसी सर्विस है, ये भारत भर के विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है। इस पे हजारों छात्रों का विश्वास रहा है, हजारों छात्रों ने हमारे थ्रू एडमिशन लेकर अपना कोर्स कंप्लीट किया और अच्छे पदों पर नियुक्त भी हुए। तो आप भी अगर अपना सरकारी अधिकारी बनने का, सरकारी नौकरी पाने का सपना पाना चाहते हैं, डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके प्रवेश पा सकते हैं। बहुत ही कम फीस में कोर्सेज सारे उपलब्ध हैं। तो स्टूडेंट्स, जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, और अगर कोई इंक्वायरी है, अगर कोई डाउट हो तो प्रवेश पा सकते हैं। अपने सगे संबंधी, भाई बंधु जो भी हैं उनसे आप संपर्क करके प्रवेश पा सकते हैं इच्छित कोर्सों में। तो स्टूडेंट, चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको इसके अंक विभाजन की बात करता हूं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके अंक विभाजन की, अगर इस इकाई के अंक विभाजन की बात करें तो ये जो इकाई 4 है जिसका नाम है शिक्षा में बदलाव एवं सुगमता। जी हाँ, शिक्षा में बदलाव एवं सुगमता, इस इकाई की अगर बात करें, इकाई 4 की, इस पे कुल अंक आवंटित है 10। जी हाँ, इस पे कुल कितने अंक आवंटित है? 10 अंक आवंटित है। इस 10 अंक में से 1 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं 1 नंबर के, वो कुल 3 प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ 2 अंकों का 1 प्रश्न आता है, 2 मार्क्स का 1 प्रश्न आता है, और 5 मार्क्स का 1 प्रश्न आता है। तो ये 1 मार्क्स के 3 प्रश्न, 2 मार्क्स का 1 प्रश्न, 5 मार्क्स का 1 प्रश्न, तो कुल मिलाकर 5, 2, 7 और 3, 10। तो ये कुल 10 अंक जो है इस इकाई पर आवंटित है, जो आपको यहां से हासिल होंगे। एक वीडियो देखकर आप 10 अंक हासिल कर सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना है। ये हमने बात कर रही इकाई 4 जिसका नाम है शिक्षा में बदलाव एवं सुगमता, जिसपे अंक आवंटित है 10। तो इसके अंक विभाजन की बात हो गई, इस इकाई की बात हो गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि इस इकाई 4 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ साथ जो प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाले परीक्षा में, उसकी बात हम करते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला, छात्रावास में छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा होगी किन चीजों से, कैसे सुरक्षा उनकी सुनिश्चित होगी, जो भी छात्र छात्रावास में रहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर ये शिक्षा में बदलाव से जुड़ा हुआ है, तो जो शिक्षा प्रथा चल रही है उसको बदलने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ही इससे सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, जो भी सवाल पूछा जाएगा वो शिक्षा की बेहतरी, शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में अच्छाई लाने के लिए और बेहतर परिणाम बनाने के लिए, उसके लिए पूरी इकाई होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सी इकाई होगी। तो इसमें इकाई में सबसे पहला प्रश्न पूछा है, छात्रावास में छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा होगी किस चीज से होगी भाई? योग से, डॉक्टरी निरीक्षण से, स्वास्थ्य परीक्षण से। जी हाँ, इन 3 चीजों से छात्रावास में जो छात्र रहते हैं उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा हो सकती है। छात्रावास में लोग अपना घर छोड़कर उतने दूर रहते हैं छात्र, तो उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे ही वो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। तो उनके लिए छात्रावास में छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे होगी? उन्हें योग करवाना चाहिए, साथ ही साथ उनका निश्चित समय पर, नियमित समय पर डॉक्टरी परीक्षण होना चाहिए, और तो और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए। जी हाँ, स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए, तब जाके छात्रावास में छात्रों की सुरक्षा जो होगी वो सुनिश्चित होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृति में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? शाला के विचार। जी हाँ, शाला में जिस प्रकार का विचार होता है, शाला में जैसा वातावरण होता है, जैसा माहौल होता है, उसी वही सारी चीजें जो है संस्कृति में शामिल होती है। तो संस्कृति में शामिल होते हैं क्या? शाला के विचार। जी हाँ, शाला के जो विचार होते हैं वह संस्कृति में शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना है, संस्कृति में शामिल होते शाला के विचार। अगला देखिए, स्थानीय संस्थाएं कितने स्तर पर कार्य करती हैं? जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं वह 7 स्तर पर कार्य करती हैं। कितने स्तर पर कार्य करती है? 7 स्तर पर। जी हाँ, स्थानीय संस्थाएं जो होती हैं, शिक्षा की जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं वो कितने स्तरों पर कार्य करती हैं? तो वो कुल 7 स्तरों पर कार्य करती है, आपको ध्यान रखना है।
अगला, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी। भाई राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो सारी शिक्षा के फैसले लेता है, उस राज्य स्तर पर वो कौन होता है? राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा सचिव होता है। कौन होता है? शिक्षा सचिव। याद रखिएगा, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा सचिव होता है, शिक्षा सचिव। अगला देखिए, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का संगठन कौन सा है? भारत सरकार का जो संगठन है विद्यालय शिक्षा में, वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल। जी हाँ, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी हाँ, सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वही है। ठीक है, तो भारत सरकार की वही है। भारत भर में केंद्र सरकार द्वारा जो शिक्षा के लिए विद्यालय चलाए जाते हैं, नियम कानून होते हैं, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जो केंद्र सरकार जो कार्य करती है, वह संगठन कौन सा है? इनका सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा, है ना, ये ध्यान रखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये आपको ध्यान रखना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी भी और अंग्रेजी भी इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, शिक्षा का जो आदान प्रदान होता है, यानी शिक्षा मैं दे रहा हूं, आप शिक्षा ले रहे हैं, तो ये हम जो आदान प्रदान करते हैं, ये कहां पर होता है? ये प्रक्रिया समाज में ही संभव है। ऐसा तो नहीं पहाड़ पर जाके, समाज से पूरा बाहर जाके उधर पढ़ रहे हैं अकेले, नहीं। शिक्षा के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, वो कहां हो सकती है? समाज में ही संभव है। समाज में रहकर ही और भी कई चीजें सीख पाते हैं। तो शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहां पर संभव है? समाज में संभव है। अब हो सकता है ये शिक्षा यहाँ पर ब्लैंक्स के रूप में दिया, खाली स्थान के रूप में, पर यहाँ समाज भी दे सकता था कि शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहां पे संभव है? तो समाज में संभव है। ये भी दे सकता है प्रश्न, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। ठीक, शिक्षा और समाज से संबंध घनिष्ठ, गहरा, बहुत ही गहरा संबंध है। कई बार ऐसा भी प्रश्न देता है कि शिक्षा और समाज का ब्लैंक्स संबंध है, तो कैसा? घनिष्ठ संबंध है, ये भी लिखना होता है। तो आपको ध्यान, पूरा सेंटेंस ध्यान रखना है, इसमें से कुछ कोई भी कीवर्ड मिसिंग करके खाली स्थान के रूप में पूछ देगा आपको, तो आना चाहिए आपको बोलने। ठीक है, तो शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और समाज का कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है। ये हो गया। अगला देखिए, शिक्षा का सामान्य कार्य क्या है? भाई शिक्षा का सामान्य कार्य व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा का सामान्य कार्य व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा का सामान्य कार्य व्यक्तित्व का विकास करना है, आपको ध्यान रखना है। शिक्षा का सामान्य कार्य क्या होता है भाई? तो शिक्षा का सामान्य कार्य व्यक्तित्व का विकास करना होता है। अगला देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, स्वामी दयानंद जी थे। आर्य समाज, ये वही समाज है जो समाज सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी पूर्व काल में। ठीक है, तो इसका स्थापना किया था किन्होंने? स्वामी दयानंद जी ने। याद रखिएगा, ये लोगों ने समाज सुधार के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, उसके लिए इस समाज सुधार बनाए थे। कई सारे ये जो संस्था बनी हुई है आर्य समाज, इसका उद्देश्य था कि बालिकाओं को शिक्षा देना, छात्रों तक, सभी तक शिक्षा पहुंचाना और कुप्रथाओं को बंद करना, ये सब इनका एजेंडा हुआ करता था, इनके लक्ष्य हुआ करते थे। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो भाई रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897, 1 मई 1897, जी हाँ, 1 मई 1897 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857, यानी कि 97, 1 मई 1897 में हुई थी। याद रखिएगा कि ये जो रामकृष्ण मिशन है, इसे शुरू किया था किसने? रामकृष्ण मिशन, परमहंस रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के, तो उनके द्वारा शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, 1 मई 1897 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका। अभी जो मैंने इतने बताया आपको, ये 10 के 10 क्या हो गए? सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसका फिर लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला, छात्रावास में छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा होगी भाई कैसे? योग से, डॉक्टरी निरीक्षण से और स्वास्थ्य परीक्षण से। दूसरा, संस्कृति में शामिल होते हैं क्या? शाला के विचार शामिल होते हैं। तीसरा, स्थानीय संस्थाएं कितने स्तरों पर कार्य करती हैं? 7 स्तरों पर कार्य करती हैं। चौथा, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा सचिव होता है। जी हाँ, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा सचिव होता है। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का संगठन किससे संबंधित है? कौन से संबंधित संगठन है? तो वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, यानी कि सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, सीबीएसई। शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया समाज में संभव है, यानी शिक्षा का जो आदान प्रदान होगा कहां संभव होगा? समाज में। या फिर शिक्षा के आदान प्रदान को कहां संभव बनाया जा सकता है? समाज में संभव बनाया जा सकता है।
अगला, शिक्षा और समाज का घनिष्ठ यानी कि गहरा संबंध है। शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है? घनिष्ठ है। किसका घनिष्ठ संबंध है? शिक्षा और समाज का। ऐसे आप लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ऐसे ही पूछ सकता है। अगला, शिक्षा का सामान्य कार्य क्या है? शिक्षा का सामान्य कार्य है व्यक्तित्व का विकास करना। जी हाँ, शिक्षा का सामान्य कार्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना। अगला, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। जी हाँ, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897, जी हाँ, 1 मई 1897 में हुई थी। 1 मई 1897 ये आर्य समाज की संस्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। आर्य समाज तो स्वामी दयानंद जी ने बनवाया, और आज ये जो रामकृष्ण मिशन है उसकी संस्थापना, इस मिशन की संस्थापना किसने की थी, कब हुई थी? 1 मई 1897 स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारे 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम कुछ दीर्घोत्तरीय और अति दीर्घोत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, जो कैसा आपको पूछ सकता है उसकी बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। तो ये 2 मार्क्स के आ सकता है। ये जो प्रश्न है 11वां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में बताइए। जी हाँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, यह योजना 2004 में शुरू की गई थी। जी हाँ, ये जो योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत जितनी भी छात्राएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो स्कूल से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, स्कूल में उनका दाखिला नहीं हो पाया है, दाखिला होने के पश्चात वो स्कूल नहीं आ रही है, स्कूल उन्होंने छोड़ दी है, तो उनको स्कूल तक लाना, उनको शिक्षा प्रदान करना, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना का मुख्य उद्देश्य था। बाद में इस योजना को 2007 में चल के इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इसका विलय कर दिया गया एक भाग के रूप में। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय जो है वो छात्राओं की शिक्षा पर अधिक बल देता है। इनका उद्देश्य होता है जो 14 से 16 वर्ष तक की जो छात्राएं हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा जो है प्रदान की जाए, ताकि वह शिक्षित हो सके, सुशिक्षित हो सके, आगे बढ़ सके। तो इस जो योजना है इसका केंद्र सरकार ने शुभारंभ किया, और इस योजना को 2004 में शुरू किया गया। बाद में 2007 में इस योजना को विलय कर दिया, मिला दिया गया, किसमें? इसको सर्व शिक्षा अभियान में इस योजना को मिला दिया गया था। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये योजना बालिकाओं की, जो बालिका होती हैं उनकी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, भारतीय शिक्षा में असमानता निवारण के उपाय बताइए। कि भारतीय शिक्षा में जो असमानता है कि बालिकाएं बहुत कम आती है पढ़ने और बालक बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये जो असमानता है छात्र छात्राओं के बीच, इसको कैसे निवारण किया जाएगा? पहला, कि बालिका शिक्षा पर ज्यादा जोर देना होगा। दूसरा, कि उन्हें भी सुशिक्षित करना होगा और उनके लिए योजनाएं लानी होगी और उनको स्कूल में दाखिला दिलवाना होगा। साथ ही साथ उनके लिए कई योजनाएं, जैसे कि छात्रवृत्ति की योजनाएं, साइकिल वितरण की योजनाएं, गणवेश वितरण की योजनाएं और छात्रवृत्ति की योजना, इस प्रकार की चीजें हम देखकर, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील योजना, ये देखकर हम क्या कर सकते हैं, जो असमानता हमारे शिक्षा में उसका निवारण कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें जितनी भी प्रकार की भेदभाव या असमानताएं हमारे समाज में देखने मिलती हैं, हमारे शाला में, हमारे शिक्षा में देखने मिलती हैं, उनका निवारण करना होगा, उन्हें निकाल फेंकना होगा, तभी जाकर क्या हो सकता है, हमारे भारत में शिक्षा आ सकती है, शिक्षा में समानता आ सकती है, जो अभी असमानता है वो आ सकती है। साथ ही साथ गरीब लोग भी पढ़ सके, इनके लिए अधिक से अधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना, उच्च शिक्षकों की नियुक्ति, ये सब करनी होगी, तभी जाकर शिक्षा में असमानता क्या होगी, दूर हो सकती है। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार के सिलेबस, एक प्रकार का पाठ्यक्रम की योजना, सभी बच्चे एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ें और सभी को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में शिक्षण अनिवार्य किया जाए, तो इस प्रकार से जो है असमानता का निवारण हो सकता है, सब लोग सेम आ सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, सर्व शिक्षा अभियान पर एक निबंध लिखिए। भाई, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि सभी के लिए शिक्षा। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से, मुफ्त भी देना है, अनिवार्य रूप से भी देना है। 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों को, छात्राओं को, इन सभी को, बालक बालिकाओं को जो शिक्षा प्रदान की जाएगी उसे ही सर्व शिक्षा अभियान कहा जाएगा। इस योजना में सभी छात्रों का, जो 6 से 14 साल के हैं, उनको अनिवार्य रूप से स्कूल में उनका दाखिला करवाया जाए, साथ ही साथ अनिवार्य रूप से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। उनके लिए अन्य योजनाएं, जैसे कि मध्याह्न भोजन, मिड डे मील योजना, गणवेश वितरण, किताबों का वितरण, साथ ही साथ छात्रवृत्ति का वितरण, ये चीजें की जानी चाहिए, ताकि सभी लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित हो और जो बाधाएं आती हैं, चाहे वो वित्तीय बाधाएं हो या किसी अन्य प्रकार की बाधा हो, वो इन सब योजनाओं से दूर हो जाए। तो यह सर्व शिक्षा अभियान भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए, सभी को 2007 तक संपूर्ण रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए सबसे
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन, जहां पे मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात की, साथ ही साथ लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की। अब ये मत सोचिए कि ये जो 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ये 10 से सिर्फ आपको 3 नंबर वस्तुनिष्ठ के मिलेंगे, नहीं, इनकी सहायता से आप बड़े प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आप इन्हीं की सहायता से लिख सकते हैं। तो कभी भी पढ़ते वक्त हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर याद हो जाते हैं तो 3-4 नंबर फिक्स हो जाते हैं, और फिर वो दूसरे प्रश्नों को लिखने में बड़ी सहायता करते हैं, तो वो भी 3-4 नंबर फिक्स हो जाते हैं। यानी कुल मिला के 7-8 नंबर तो आपका वस्तुनिष्ठ दिलवा कर जाता है परीक्षा में, अगर आप वस्तुनिष्ठ सारे पढ़े तो। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण 13 प्रश्न उत्तर, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब बढ़े हैं हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, चलिए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो आने वाली डीएलएड की परीक्षा में संभावित हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो वीडियो देखी, आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए इस प्रकार के वेरियस वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल लाते रहते हैं। हम ना सिर्फ छात्रों का अपने कोर्सेज में एडमिशन कराते हैं, बल्कि उन्हें पूरी सुविधा भी प्रदान करते हैं शिक्षा की, ताकि वो बहुत ही अच्छे अंकों से डिग्री प्राप्त कर सके, डिप्लोमा प्राप्त कर सके, और सरकारी पदों पर जो इच्छित कोर्सेज हैं उन पर आप नियुक्ति पा सके। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो दिए गए नंबर्स पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं, अपने सगे संबंधियों का एडमिशन करवा सकते हैं, प्रवेश करवा सकते हैं हमारे संस्था के साथ। तो जुड़े रहिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आप वेरियस कोर्सेज जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, डीएड, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, रीड, एमपीटीईटी, इन सभी कोर्सेज में आपको प्रवेश मिल सकता है। जुड़िए श्रीनाथ कंसल्टेंसी के साथ। सैकड़ों छात्रों ने अब तक पढ़ाई की है और साथ ही साथ डिग्री हासिल की और कई सारे विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए हैं। तो आप भी अपना सरकारी अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के इकाई के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी। तो चलिए देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला है, कोठारी कमीशन ने स्त्री शिक्षा के विषय में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव को लिखिए। तो कोठारी कमीशन जो है वो एक ग्रुप था, एक संगठन था, जिसने क्या किया था, सर्वे रिपोर्ट करने के बाद शिक्षा को, भारत की शिक्षा को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। तो उन सुझावों में से कौन से सुझाव दिए गए थे? बालिका शिक्षा को सुधारने के लिए उन सुझावों की बात करनी है। तो यहां लिखा है, कोठारी कमीशन ने स्त्री शिक्षा के विषय में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव को लिखिए। तो कोठारी कमीशन ने प्रत्येक स्तर के शिक्षा के लिए, बालिकाओं के लिए अलग से सुझाव दिए थे। क्या? प्राथमिक स्तर पर सुधारने के लिए, स्त्री शिक्षा सुधारने के लिए अलग से, माध्यमिक स्तर पर अलग से सुझाव, और उच्च शिक्षा के स्तर पर अलग से सुझाव दिए गए थे। तो प्राथमिक स्तर पर दिया गया था सुझाव की पृथक अलग से विद्यालय बनाइए, मुफ्त पुस्तकें, मुफ्त गणवेश इत्यादि, इन सब चीजों को दीजिए, ताकि छात्राएं जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की पढ़ाई बढ़िया हो सके। उसके पश्चात माध्यमिक स्तर पर महिला अध्यापक की क्या कीजिए, नियुक्ति की जाए, साथ ही साथ छात्रावास की सुविधा मिले, ठीक है, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, दिक्कत ना आ जाए, और माँ बाप जो महिला से अध्यापक से पढ़ाना चाहते हैं अपने छात्रों को, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। साथ ही साथ उच्च शिक्षा स्तर पर, जब उच्च शिक्षा में अत्यधिक पैसा व्यय खर्च होता है पढ़ाई के लिए, तो वहां पर छात्रवृत्ति की योजना, साथ ही साथ यातायात साधन, यानी घर से छात्रावास, स्कूल तक, विद्यालय तक, महाविद्यालय तक जाने के लिए यातायात के साधन, और गृह विज्ञान, इन प्रकार के विषयों की पढ़ाई भी करानी चाहिए, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट, स्वयं के पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये जो है सुझाव दिए गए थे कोठारी कमीशन के द्वारा, किस चीज को लेकर? स्त्री शिक्षा के विषय में दिए गए थे, स्त्री शिक्षा को सुधारने के लिए दिए गए थे। ये कोठारी कमीशन द्वारा दिए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो गया भाई प्राथमिक स्तर पर शिक्षा सुधारने का, माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा सुधारने का, स्त्री शिक्षा सुधारने का सुझाव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास की उपयोगिता लिखिए। अगर हम गर्ल्स हॉस्टल यानी कि बालिका छात्रावास बनाएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं के लिए, तो फिर क्या फायदा होगा, इसका उपयोग क्या होगा? सबसे पहली बात कि ये जो दूर होता है विद्यालय, स्कूल या फिर महाविद्यालय घरों से, गांवों से, तो माँ बाप छात्राओं को, बालिकाओं को भेजने से संकुचाते हैं, कतराते हैं। तो अगर छात्रावास की सुविधा होगी तो माँ बाप जो है छात्रों को निश्चित रूप से वहां भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका ऊपर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं पड़ेगा। जब सरकार की तरफ से खाना, रहना, छात्रावास, ये सब सुविधा मिल रही है शिक्षा की, तो कोई भी माँ बाप जिसके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा पैसे का, तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे अपने छात्राओं को, ना, जरूर पढ़ाना चाहेंगे। साथ ही साथ छात्रावास में कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है, अच्छा भोजन मिलता है, जो घर पर किंचित ना उपलब्ध हो लेकिन छात्रावास में जरूर उपलब्ध होगा। तो ये सब देखकर ही उन्हें पढ़ाई के लिए मिल जाता है अच्छा अवसर। साथ ही साथ इन्हें बहुत दूर से यातायात का
परिगमन नहीं करना होता, वहीं पर रहकर छात्रावास में ही रहकर अपने स्कूल की विद्यालय की पढ़ाई कर सकते हैं ये सारी। और ये यहाँ पर पढ़कर बाकी घर के कामकाज से बचे रहेंगे, समाज की कुरीतियों से बचे रहेंगे। घर पर रहेंगे तो शादी के लिए इन्हें जबरदस्ती इनके साथ की जाती है, साथ ही साथ इन्हें घर के कामों में जबरदस्ती लगा दिया जाता है। लेकिन छात्रावास में रहने पर इन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, अपने आप को अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने के पर्याप्त समय मिलेगा। तो ये छात्रावास में रहने के बहुत सारे फायदे हैं, आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, भाई शिक्षा के प्रकार बतलाइए, शिक्षा के क्या प्रकार होते हैं। तो शिक्षा के कुल 3 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक, दूसरा निरौपचारिक, तीसरा अनौपचारिक। औपचारिक में पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस, सब कुछ फिक्स होता है, सब कुछ इसमें निश्चित तौर पर स्थित होता है। इसमें सब कुछ पहले से बताया जाता है कि हाँ इतनी कक्षा से इतना पढ़ाई होगा, इतना पाठ्यक्रम होगा, इस वक्त परीक्षा होगी, इस प्रकार से परिणाम आएंगे। किंतु निरौपचारिक में पाठ्यक्रम जो फिक्स होता है, लेकिन इसमें परीक्षा कब हुई, कौन सी कक्षा क्या होती है, ये डिसाइडेड नहीं होता, ये कोई निश्चित स्थित नहीं होता है। उसके पश्चात अनौपचारिक। अनौपचारिक में शिक्षा ऐसी होती है जो कभी भी ली जाती है, कैसी भी निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर आपको सरकारी परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप जो शिक्षा लोगे वो अनौपचारिक शिक्षा होगी। आप किसी कंप्यूटर क्लास में एजुकेशन लेते हो, कंप्यूटर क्लासेस लगाते हो, कुछ सीखते हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, कुछ भी ऐसा सीखते हो अलग से कोई गुण स्किल, तो वो भी क्या होगा, जैसे आपने ITI की ट्रेनिंग ली है, आप किसी कंपनी में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये सब जो शिक्षाएं आती है ये अनौपचारिक में आती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो शिक्षा 3 प्रकार की होती है। कौन से 3 प्रकार? औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालिका शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं हैं? हमारे देश में, हमारे समाज में जो बालिकाओं की शिक्षा है उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो पहली समस्या ये है भाई कि बालिकाओं के लिए कुप्रथाएं, कुरीतियां हैं, समाज में उन्हें उनकी शिक्षा के लिए जागरूकता नहीं है। पहली बात तो ये, उनकी सुरक्षा दृष्टि से भी, और विद्यालय जो होता है उनके गांव से, घरों से बहुत दूर होता है, ये भी, यातायात के साधन का अभाव, महिला अध्यापकों की कमी, साथ ही साथ स्कूलों में, विद्यालयों में बहुत सारी अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ये दिक्कतें हैं, ये सारी समस्याएं जो है बालिका शिक्षा के संबंध में आती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा एवं शाला विकास में संबंधित मुद्दे लिखिए। जी हाँ, शिक्षा एवं शाला विकास से संबंधित मुद्दे लिखिए। शिक्षा का विकास होना चाहिए, शाला का विकास होना चाहिए, इससे जुड़े हुए जो परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं, जो मैटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हम कैसा लिखेंगे इसको, तो कि शिक्षा एवं शाला विकास से संबंधित मुद्दे निम्नलिखित दिए गए हैं। उसमें पहला है वित्त, यानी कि फाइनेंस, यानी पैसा, यानी अगर पैसे का अभाव है, फाइनेंस का अभाव है, पैसा नहीं मिलता है तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है, अध्यापकों का वेतन नहीं मिलेगा, और दूसरी चीजें, संसाधन नहीं खरीद पाएंगे तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। दूसरा, शाला का भवन, अगर शाला का भवन सही नहीं है तो बच्चे स्कूल में जाने से कतराते हैं, उनका एडमिशन, प्रवेश में कमी आती है, स्कूल की अटेंडेंस में कमी आती है और अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है। बरसात के समय छत टपक रही है, गर्मी के समय धूप हवाएं चल रही हैं, तो ये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है स्कूलों में। ठीक। तीसरा, विद्यालय संसाधन की कमी, विद्यालय में संसाधनों में कमी है, पुस्तकों की कमी है, बोर्ड जो श्याम पढ़ व्हाइट बोर्ड नहीं है, लाइट की कमी है, बेंच बैठने की कमी है, अगर इस प्रकार के साधन, खेल कूद के साधनों की कमी है ना, डिजिटल कंप्यूटर शिक्षा इसकी कमी है, तो ये सब ये मुद्दे हैं, इनसे पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती। अगर ये चीजें रहेंगी शाला में, विद्यालय में, तो पढ़ाई की में बाधक बनेगी, इससे पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। अनुशासनहीनता, जी हाँ, अगर अनुशासनहीनता होती है, यानी विद्यालय में अनुशासन नहीं होता, शिक्षक जो है अनुशासन नहीं बनाए रख पाते, या छात्र छात्राओं में, बालक बालिकाओं में अनुशासन ना हो, तो भी जो है ये हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है, शाला का शिक्षा का विकास नहीं हो पाता। अगला है योग्य शिक्षकों की कमी, अगर योग्य शिक्षक ना हो तो वह छात्र छात्राओं को सही शिक्षा नहीं दे सकते, सही राह नहीं दिखा सकते, जिससे क्या होगा, शिक्षा की कठिनाई आएगी, शिक्षा की गुणवत्ता स्तर में गिरावट आएगी, अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ये जो है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके उत्तर कुछ इसी प्रकार से लिखने। आप यहाँ उत्तर 1 लिखिए वित्त, फिर डैश देकर उसमें 3-4 लाइन की थोड़ी लिखिए, फिर दूसरा लिखिए शाला भवन, शाला भवन की कमी से भी दिक्कत आती है, ऐसे 2-3 लाइन लिख दीजिए। ऐसे एक एक करके लिखेंगे तो आपको कई नंबर मिल जाएंगे बड़ी बहुत आसानी से और अच्छे से, और स्वयं की भाषा, ओन लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, कोई बंधन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये हमने जो 18 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे यहाँ पर, इनमें से आपको 10 अंक मिलेंगे। हालांकि एक इकाई छोटी है, लेकिन फिर भी 10 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 10 अंक से आप पास भी हो सकते हैं। दो इकाई में आपको 10-15 अंक मिल गए तो सीधे 30-25 अंक हो जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे आसानी से। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो इस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे कोर्सेज को इसी प्रकार से देखते रहिए, और इच्छित कोर्सेज में प्रवेश चाहते हैं, कोई इंक्वायरी, कोई डाउट हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंट के वीडियोस, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।